बच्चों की मेंटल इमोशनल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ पे पेरेंट्स क्या काम करें ऐसा कि बच्चे हर तरह से रेडी हों। आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आजकल एकेडमिक्स इज नॉट जस्ट कि आपने एक किताब को रट लिया और उसका एग्जाम दे दिया मेमोराइजेशन से, बल्कि स्किल्स बहुत डाइवर्स हो चुकी हैं अब। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है ना कमाना नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखिए आप पहले अपना इशू निकालें। हम अमूमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते, प्रॉब्लम पे बात करके हट जाते हैं। टीचर्स बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो बच्चों की लाइफ में मेंटोर ऐड करना। अगर वो बोले यार ये देखो ये नालायक है, तो घर पे बैठा रहता है फारिग, तो बच्चा वही नज़रों में गिर जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरवत शाह, आपकी होस्ट खुदी टॉक्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ज़बरदस्त एक मेहमान मौजूद हैं, तुफैल अहमद साहब। तो वैल साहब, बहुत लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन नहीं दूँगी। आपसे पूछूँगी कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप हमेशा जो काम करते हैं कमाल करते हैं, तो हम आपसे ही सुनेंगे कि आप क्या कर फर्स्ट रहे ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और आपके साथ एक पॉडकास्ट भी बहुत पहले की थी, आई नो ऑन दैट टाइम आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ अ फ्रीलांसर एसोसिएशन। राइट नाउ माय नेम इज़ तुफैल अहमद खान और मैं आजकल एक ट्रेनिंग एकेडमी पे काम कर रहा हूँ, एक इदारे के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। उसके साथ साथ आई एम ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन। हैं? ज़बरदस्त। ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन जो है पूरी दुनिया की जो बिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स हैं उनकी नुमाइंदगी मैं करना चाहता हूँ। अभी फैंटास्टिक। 4 मुल्क इसमें शामिल हो चुके हैं, पाकिस्तान भी उसका पार्ट है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, बिकॉज़ मेरा ट्रैवल भी रहता है। ग्लोबल फ्रीलांसर्स यूनियन के तहत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अवेयरनेस ये दे रहा हूँ। और आपको जो कि पता होगा कि मैं लिंक्डइन का इन्फ्लुएंसर हूँ, जो कि वाहिद बी2बी प्लेटफ़ॉर्म है पूरी दुनिया का, लिंक्डइन। तो मैं लिंक्डइन पे आज भी काम कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ पूरी दुनिया में और ख़ुद भी सीख रहा हूँ ताकि जी। मेरे जो अभी अंडर 40,000 फॉलोअर्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ें। माशाल्लाह फ़ेसबुक पे 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं फॉलोअर्स। तो अब सोशल मीडिया की सारे एल्गोरिथम को मैं समझ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़रूर मिले पढ़ने का और पढ़ाने दोनों का। जी, तो फैल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के, और ये आपकी जो अप्रोच है कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए नई-नई चीज़ों के हिसाब से। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आई है और ज़ाहिर है आप इसी एरिया में काम कर रहे होते हैं और फ्रीलांसिंग भी सारे इसी एरिया में हो रही होती है। तो हम खुद ही में ये प्रमोट करते हैं कि फ़िज़िकल हेल्थ और फिर यानी फ़िज़िकल वेलनेस और प्लस जो हमारी एकेडमिक्स हैं और ये लर्निंग का फ़ेज़ है, इसके अलावा हमें अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। और रमज़ान में हम ख़ास तौर से फ़ोकस कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर भी काम किया जाए। तो आप क्या समझते हैं आजकल के जो नौजवान हैं, अब देखिए आजकल पहले तो लोग यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जॉब में आते थे। आजकल हुँ। स्कूल का बच्चा भी अनऑफिशियली काम कर रहा है, फील्ड में आ गया है, करियर बना लिया उसने। तो इसके बारे में बताइए कि बच्चों की मेंटल इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ पे पेरेंट्स क्या काम करें ऐसा कि बच्चे हर तरह से रेडी हों, कि वो एक करियर जब चूज़ करें, हर तरह की प्रॉब्लम्स आएँगे, हर तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, जो कि एक आम बच्चे को पहले फेस नहीं करना पड़ता था। हुँ। इसके बारे में बताइए कि बच्चों को कैसे डेवलप किया जाए और तैयार किया जाए इस चीज़ के लिए? देखिए इस पे मैं एक डिस्क्लेमर के साथ बात करना चाहूँगा कि मैंने ख़ुद भी इस पे काम शुरू किया है अपने बच्चों पे। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कामयाब हो गया और मैं हुँ। बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा सुनता हूँ कि वो शायद ख़ुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और करते भी नहीं है, उस पे बात कर रहे होते। जी, बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस पे मैं ख़ुद काम कर रहा हूँ ओके। और बहुत हद तक काम किया। और स्टार्ट मैंने इसी तरह से किया कि जब मेरा पहला लेक्चर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स पे, जो कि बच्चे या पेरेंट्स कैसे इस्तेमाल करें, तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मुझे बड़ी पज़ीराई मिली एक जगह पे कि मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया पेरेंट्स को, तो मुझे ख़्याल आया कि मेरे अपने बच्चे तो वो नहीं कर रहे सही। और मैं अपनी वाइफ़ को ये लेक्चर क्यों ना दूँ पहले। हाँ, और बिल्कुल। जब मैं सबको लेक्चर दे रहा हूँ और सब इतना खुश हो रहे हैं कि वो तारीफ़ करके कह रहे हैं कि जी आप हमारे बच्चों को ज़रा गाइड करें, सिखाएँ, आप हमें हुँ, अलग से बता दें, और या आप स्कूल में आएँ और स्कूल में आके आप लेक्चर दें, तो क्यों ना पहले इम्प्लीमेंट अपने घर से किया जाए, जी, घर पे क्या बिल्कुल। एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने वो देखा कि घर पे वही नॉर्मल जो हर घर में होता है कि वैसी बहुत सारी चीज़ें अभी भी चेंज नहीं हुई कि हुँ, आपको खाने के वक़्त मोबाइल चाहिए बच्चों को, वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं। बट उसके अलावा जो चीज़ें थीं, वो मैं क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ? तो मैं अपनी बात का आगाज़ आपके सवाल के जवाब पे ये बताऊँगा कि आप एकदम से कोई वीडियो देख के, कोई चीज़ देख के आप समझते हैं ना कि आप फ़ौरन घर पे आके आप डाँटें और सुनाएँ और चेंज कर दें, तो जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं और यही मैंने उस दिन लेक्चर में भी कहा था और फिर मैंने अपने घर में भी इम्प्लीमेंट किया बिल्कुल। कि मैंने बेबी स्टेप्स ये लिए कि बच्चों को आहिस्ता-आहिस्ता मैंने देखा कौन-सा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या उसका बिल्कुल। इंटरेस्ट लेवल है, कैसे वो बिहेव करता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है,
उसके मुताबिक मैं अपने बच्चों को कंटेंट क्रिएशन में लाया। हम्म। और क्योंकि मैं खुद वीडियोस बनाता रहता हूँ घर पे बैठ के, मेरे टीवी इंटरव्यूज़ होते हैं, डीएसएनजी वैन्स लगी होती हैं घर के बाहर चैनल्स की, तो बच्चे वो देख के थोड़े जी से इंस्पिरेशन वैसे ही ले रहे थे, कभी कभार माइक उठा लेते थे लेकिन हेजिटेट होते हैं। जी। तो मैंने उनके इस फेयर पे काम किया और उनको अपॉर्चुनिटी दी कि मेरा छोटा सा एक स्टूडियो बना हुआ है, उसको इस्तेमाल करें, वीडियोस बनाएं। और एक ने बनाना शुरू किया, उसकी कंपटीशन में दूसरे ने बनाना शुरू किया, फिर बेगम को ये सिखाया कि उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं ओके। और उसको अपलोड कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। हम्म। और अल्लाह का शुक्र है एक बैंक के ऐड में भी आए मेरे बच्चे, अच्छा। उसके लिए ऐड भी बनाया उस बैंक के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। और हम्म। उसके बाद से कुछ पेड रिव्यूज़ भी मेरे बच्चों को मिलना शुरू हो गए। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि अब जो है ऐसा होता है कि मेरे घर में एटलीस्ट अब वो चीज़ें तो अभी नहीं चेंज हुई कि जाहिर है, खाते बिल्कुल। वक़्त मोबाइल तो चाहिए होता है या टीवी लगा दें आप, लेकिन एटलीस्ट मेरे बच्चों की वीडियोज़ डेली बेसिस पे आती हैं और वीडियोज़ बनाते भी हैं, उसका स्क्रिप्ट भी बनाना सीखते हैं। वेरी नाइस। कभी-कभार मेरे साथ बैठ के चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, उसका स्क्रिप्ट बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स चेक कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़ीरो थी पहले। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ आहिस्ता-आहिस्ता अगर इंसान अपने घर के मुताबिक जी उस चीज़ को चेंज करे, माशाल्लाह कुरान भी पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, जी। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, आपकी कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल, ये सब मैं सिखा रहा हूँ जी और कोशिश है और ज़्यादा सिखाऊँ। एक कंटेंट क्रिएटर बनाऊँ, जैसे एक बैंक के ऐड में आए, एक अबाए के रिव्यूज़ के ऐड में आए, दुबई में एक रेस्टोरेंट ने उनकी वो प्रमोट किया। तो ये सिलसिला चलता-चलता आपको पता है, फिर इंशाल्लाह कंसिस्टेंट अगर आप रहें, जी। तो उनकी ये फ़ील्ड भी बन सकती है और उसमें बिल्कुल, बहुत सीखेंगे वो। बिल्कुल, ज़बरदस्त है। कंसिस्टेंसी की वैल्यू जो आपने बताई है बड़ी ज़बरदस्त है। और अच्छी बात ये एक आपकी बातों से जो मुझे समझ आई कि अगर पेरेंट्स की गाइडेंस में बच्चे डिजिटल लाइफ़ में आएँ, तो वो बहुत अच्छा होता है कि मदर ही एडिट कर रही हैं, शी इज़ कीपिंग एन आई ऑन जी। इट। आप उनको गाइड कर रहे हैं कि एक एथिकल यूज़ ऑफ चैट जीपीटी क्या होता है। फिर एक रिस्पॉन्सिबल यूज़, आपका स्क्रीन टाइम जो है, वो उसमें से काफ़ी हिस्सा प्रोडक्टिव टाइम में गुज़र रहा है और उसके बाद फिर आप उसको खेलने बिल्कुल। के लिए, और इसमें एंटरटेनमेंट मैं के एक लिए और भी यूज़ बात करते ऐड करना चाहूँगा कि अमूमन ये होता है, मेरे साथ भी होता था कि जो है ना, आप कभी-कभार कह देते हो अपनी वाइफ़ को कि यार मेरे पास टाइम थोड़ी है, हैं। हुँ। मैं नौकरी करूँगा या बच्चों को मैं गाइड करूँ। जी। कभी-कभार ऐसा होता है ना, मेरी वाइफ़ भी बड़े इंटरव्यूज़ देखती है मेरे और चैनल पे बाहर मुल्कों में, इधर पाकिस्तान में, कहती है यार आप बच्चों को ही गाइड करें। तो मैं जी, कभी-कभार कह देता था पहले जी। कि यार मैं अब ये क काम करूँ, बाहर जाके इंटरव्यूज़ दूँ या बच्चों को गाइड करूँ घर पे बैठ के। सही। फिर मुझे रियलाइज़ है मिसिंग क्या कर रहा हूँ मैं। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपके तवज्जुह से भी, ताकि कोई ये इंटरव्यू मेरा सुन रहा हो आज तो उसको ये फ़ायदा हो कि मैंने वो सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि हम अमूमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालते, प्रॉब्लम पे जी, बात करके हट जाते हैं। तो बिल्कुल, मैंने वो सॉल्यूशन ये निकाला कि मुझे अपनी वाइफ़ को ट्रेन करना चाहिए। बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो टाइम गुज़रता है वो माँ का गुज़रता है। बिल्कुल, बेशक। स्कूल का भी नहीं गुज़रता। लोग स्कूल चेंज करवाना शुरू कर देते हैं कि यार हमारे पास पैसे आ जाएँ तो हम इस स्कूल में डाल दें, हम फलाना स्कूल में डाल दें। मेरे बच्चे कोई बहुत बड़े स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह से जो उनकी कम्युनिकेशन है, जो उनका कंटेंट क्रिएशन का स्टाइल है, जिस तरह की वीडियोज़ वो बनाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो बाहर मुल्क के स्कूल में पढ़ते हैं किसी। अच्छा, लवली। क्योंकि हम उसमें मेहनत इतनी माशाल्लाह से कर बिल्कुल, रहे हैं। और बिल्कुल। मैंने अब बजाय बच्चों को टाइम देने के, माँ को टाइम देना शुरू किया है कि उसको बेहतरीन। ट्रेन करूँ ताकि वो बच्चों को ट्रेन करे। जी, उसको गाइड करूँ, चैट जीपीटी, यूट्यूब, अपलोड, सोशल मीडिया, हर चीज़ कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स क्या हैं, एआई क्या है, ताकि वो आगे बच्चों को करे। और अब माशाल्लाह से ये चीज़ चल गई। बेहतरीन। तो जैसे हम कहते हैं गुड स्कूलिंग और गुड पेरेंटिंग दोनों बच्चे के लिए बहुत बिल्कुल, अहम होती हैं। और ये जो आपने इसको ज़रिया बनाया है एक फैमिली बॉन्डिंग का, ये एक मिसाल है और आई थिंक पेरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी एक ये जो क्लिप होगी ये बहुत यूज़फुल होगी हाँ, कि जब कोई पब्लिक फिगर सेल्फ डिस्क्लोजर करता है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लोग एक स्क्रीन पे जो लाइफ देख रहे होते हैं ना, उनको लगता है कि एक परफेक्ट लाइफ है। तो सेल्फ डिस्क्लोजर जब हम अपनी कोई, हमें जो चैलेंज आया, हमें जो कोई ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ा, जब हम लोगों को ये बताते हैं तो दैट क्रिएट्स अ बिग लेसन। मैं आपको बताऊँ, मेरा बेटा जो है आज से 10 साल पहले की बात है, ही वाज़ 8 इयर्स ओल्ड। तो मैंने उसका एक उसने कहा मुझे बिज़नेस करना है। तो मैंने कहा आप क्या एंटरप्रेन्योरशिप करोगे? तो घर से उन्होंने अपनी चीज़ें लेकर आया, एक एस्ट्रोनॉट का सूट था, टेलीस्कोप था, इस तरह के टॉयज़ में से सब चीज़ें निकाल के लाया एंड ही स्टार्टेड अ स्पेस स्कूल। और आप यकीन करें वो इतना क्लिक हो गया और ब बच्चे आने लगे घर पे, वो ना वो प्रोफ़ेसर बन के वो देता था और उसका छोटा भाई जो है वो एस्ट्रोनॉट बनता था, बच्चे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, उनकी ना क्लास होती थी। फिर होम स्कूलर्स ने उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया, वो वहाँ जाके लेक्चर दे रहा था एज़ एन 8 ईयर ओल्ड।
क्या फिर बात एक एंटरप्रेन्योर क्लास हो रही थी केजीएस में, उनकी टीचर ने उसको बुलाया, उसने 10th 11th के बच्चों को लेक्चर दिया। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, लेकिन मुझे लगता है वहाँ मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसको ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया। उसको मैं मॉर्निंग शोज़ में भी ले गई सब कुछ, लेकिन फिर उसको ना अपने पीयर्स से इश्यू होने लगा, यानी वो उसका मज़ाक उड़ाते हैं बच्चे, कुछ करते हैं जो भी, तो ही बैक्ड आउट और फिर उसने उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो ये आप मुझे बताइए कि इसमें बच्चों का कहाँ पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जैसे उनका स्कूल भी है, पढ़ भी रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, बाकी उनकी हर एक बचपन तो है ना, पेरेंट्स अगर ज़्यादा फोर्स कर दें कभी तो क्या वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और कहाँ रुकना चाहिए, साइंस क्या देखने चाहिए? देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो कमाना नहीं होना चाहिए। सबसे पहली सही। बात तो ये कि बच्चों को ये फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि उसको ऐसी स्किल्स देना चाहिए कि जो उसको आगे जाके वो जिस पे कमा सके, जो कि फ्यूचर उसी का है, डिजिटल स्किल्स का। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मुझे पैसा कमा के दो, बिल्कुल सही। भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो। हाँ, ये होना चाहिए ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें पैसा कमा के दे। बिल्कुल, स्किल और पैशन पे फोकस करें। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों का स्कूल डिस्टर्ब ना हो। हुँ, हम हमेशा ख़्याल रखते हैं कि हमारे पास कभी कोई पेड असाइनमेंट भी आ जाए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं हो सकती पैसा। सही। हमारे बच्चे भले मॉर्निंग शो में जाएँ या ड्रामे में जाएँ या ऐड बनाएँ किसी का, हम ये कभी नहीं कर सकते कि हम बच्चों का स्कूल। हुँ, हाँ, हम ट्रैवलिंग करते हैं माशाल्लाह से, तो हम उस वक़्त देखते हैं कि यार ट्रैवलिंग पे भी कोई एग्ज़ाम या वो तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए हुँ, आप ट्रैवलिंग भी एक्सपोज़र देती है। बिल्कुल, अगेन मैं इसमें एक और चीज़ भी डिस्क्लेमर डाल दूँ कि ज़रूरी नहीं है आप बाहर ट्रैवल करें। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है आप कराची से बाहर ट्रैवल करें। बिल्कुल, आप ट्रैवलिंग को ये भी समझें कि आप जगहें देखना। लोगों ने बिल्कुल। मोहट्टा पैलेस नहीं देखा हुआ होता जी, क्लिफ्टन पे। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वो सोचते हैं कि मोहट्टा पैलेस जाने के लिए शायद वीज़ा चाहिए। बिल्कुल। वो उनको नाम ही नहीं पता होता, फिर बिल्कुल, उनको ये नहीं पता कायदे-आज़म की चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं, कायदे-आज़म जी। का घर कौन-सा है। पेरिस का तो म्यूज़ियम देखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, यहाँ भी तो म्यूज़ियम आप मौजूद यहाँ है। पे कायदे-आज़म का म्यूज़ियम लोगों को नहीं पता होगा कि जी, घर कहाँ पर था, कायदे-आज़म का म्यूज़ियम कहाँ है, गाड़ी कौन-सी कहाँ खड़ी हुई है। तो ये भी एक ट्रैवलिंग एक्सपोज़र है जो बच्चों को दिया जा सकता है। तो उसके लिए अगर आपने कोई सैक्रिफ़ाइस अगर कोई एक दिन स्कूल का करना है तो वो कोई इश्यू नहीं है अगर कोई पेपर एग्ज़ाम नहीं है। तो हुँ, अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बच्चों को फ़ोर्स इस हद तक करना चाहिए कि वो जो डेली उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़राब ना हो बिल्कुल जी। और उनका स्कूल ख़राब ना हो। ये दोनों ख़राब ना हो उसके बाद। अब देखिए मेरे पास अभी लाहौर में एक बच्चा आया था, उसने आई थिंक 90 पॉडकास्ट किए हैं और वो 11-12 साल का है, यूट्यूब से उसकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, मोनेटाइज़ हो गया हुँ, उसका चैनल। और जब वो मेरा पॉडकास्ट करने आया था तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके मैंने व्हाट्सएप की चैट देखी, तो वो जब भी फ़ेसबुक पे मेरी कोई पोस्ट देखता था तो तुफ़ैल अंकल आप मुझे कब टाइम दे रहे हैं? ओह तो स्वीट। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसके पीछे है कौन? कि ये मुझे मैसेज कैसे करता है? ये फ़ेसबुक पे हुँ, तो ऐड है, जी, लेकिन ये फ़ॉलो अप की गेम कहाँ से आई? वाह! तो अब इसके अब्बू से मैंने बात की। जब इसके हुँ। अब्बू से लाहौर में मिला, मैंने कहा सर मुझे आपसे मिलना है, आपका इंटरव्यू मैं लूँगा। तो मैंने उनके अब्बू का इंटरव्यू लिया, जब वो मेरे हुँ, लेने आए। वेरी तो नाइस। मैंने उनके अब्बू से पूछा तो उनके अब्बू ने मुझे कहा कि वो सऊदीया में रहते थे और वहाँ पे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि शाय बच्चा था बहुत, इसको पब्लिक स्पीकिंग पे लाए और कोर्सेज़ वगैरह भी करवाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर इत्तेफ़ाक से उनकी जॉब रोटेट हो गई, जॉब शिफ्ट हो गई पाकिस्तान। हुँ, बट उन्होंने यहाँ बैठ के अमेरिका से कोई कोर्स करवाया उसको, ओके, पब्लिक स्पीकिंग पे। वेरी नाइस। और उसके बाद उन्होंने असाइनमेंट्स ऐसे दिए कि वो बता रहे थे कि पार्क में जाना है आपने और इंटरव्यू लेना है अच्छा। और आपने वीडियो बनाकर उस इदारे को देनी है। आप देख रहे हैं कितनी हुँ, छोटी चीज़ है लेकिन कितने बड़े इदारे ने दी बिल्कुल, और हम ये बैठ के नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि वो असाइनमेंट्स वो कह रहे थे कि ऐसे मिलते थे कि पार्क में जाके 2 लोगों के इंटरव्यूज़ लेने हैं, आज जमा करवाने हैं वरना सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी। तो आहिस्ता-आहिस्ता अब आप देखिए वो 90 पॉडकास्ट कर चुका है। मेरे बाद वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का पॉडकास्ट करने जा रहा था। वाओ! आईटी मिनिस्टर उसको इनवाइट कर चुकी हैं, प्राइम मिनिस्टर उसको इनवाइट कर चुके हैं। यूट्यूब उसका मोनेटाइज़ है और मैंने उनके अब्बू से ये भी पूछा, उन्होंने कहा पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई। तो बिल्कुल। आपकी पढ़ाई और पढ़ाई के साथ फिज़िकल एक्टिविटी और पढ़ाई के अंदर मैं ये ज़रूर वो करना चाहूँगा कि मेरे टाइम पे शायद ऐसा होता था कि मैं फर्स्ट और A1 ही लाता था और कोशिश करता हुँ, था वही लाऊँ और सबकी एक्सपेक्टेशन होती थी। बट जी। मैंने उसको थोड़ा-सा चेंज किया अपने बच्चों में। मैंने अपनी बेगम को कहा है कि यार ये पास भी हो जाए ना बहुत है। हाँ, सही। इनकी अंग्रेज़ी, इनकी कम्युनिकेशन, अंग्रेज़ी और कम्युनिकेशन अलग चीज़ है आपको जी, पता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन और इनकी अंग्रेज़ी क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी हो। पब्लिक स्पीकिंग, इनका वीडियोज़ पे आना, स्कूल में भी हमारा सबसे ज़्यादा
ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किसी चीज़ में अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लेटर लिखते हैं कि हम्म। क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, कि सही बच्चे ने हाथ क्यों नहीं उठाया, आपने क्यों नहीं खड़ा किया। सही। तो बजाय इस पे हम नंबर्स पे करें कि जी बच्चा A1 लेकर आए हर चीज़ में मैं चाहूँगा कि लो आप जो है ना, बजाय बच्चों की स्कूल पे इन सब चीज़ों के नंबर्स पे, A1 ग्रेड पे अब जी मैटर नहीं करता, अब मैटर करता है स्किल्स, जी बिल्कुल डिजिटल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, बच्चों में जो एक्टिविटीज़ स्कूल में हो रही है, कितने में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा, सवाल कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल हेजिटेट तो नहीं हो रहा, शाय तो नहीं है। तो वो अगर किसी स्कूल में है, उस पे काम हो रहा है, तो वो बेस्ट स्कूल है। बिल्कुल, बेशक। ये तो होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर बात आपने की। तो हमारा जो पर्पस होता है वो भी ये होता है होलिस्टिक, यानी जो भी काम हो रहा है, अगर आप फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो सिर्फ मसल नहीं बनाना, हमें अपने सब ऑर्गन्स, बिल्कुल। अपनी हर तरह की हेल्थ पे देखना है। इसी तरह जब हम एकेडमिक्स पे बात करें तो आजकल एकेडमिक्स इज़ नॉट जस्ट कि आपने एक किताब को रट लिया और उसका एग्ज़ाम दे दिया मेमोराइज़ेशन से, बल्कि स्किल्स बहुत डाइवर्स हो चुकी हैं। अब तो सिस्टम्स थिंकिंग और डिज़ाइन थिंकिंग और बहुत कुछ, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जो कि अर्ली एज से सिखाई जा सकती हैं, और ये सब लर्नेबल स्किल्स हैं। और मैं इसमें एक हैक भी देना चाहूँगा आपको। मुझे वो टिप याद करके हँसी आ रही है कि मैंने बहुत पहले एक दोस्त से डिस्कस किया कि मेरे बच्चे सोते नहीं हैं जल्दी। अच्छा, ओके। तो उसने बोला खेलते कितना है? मैंने बहुत कम खेलते हैं, हुँ। मोबाइल पे भी लगे रहते हैं और जी, एक जगह बैठ के भी खेल रहे होते हैं। तो उसने कहा कि यार भगाओ इनको, हाँ, जितना एनर्जी भगा निकले, सकते हो इतना भगाओ, इतना खेलें भाग के कि थक जाएँ, वो खुद ही सो थक जाएँगे। के सो तो जाएँगे। फिज़िकल एक्टिविटी जो है ना, वो इतनी इम्पोर्टेंट है। और मैंने नोटिस किया है, आपने भी किया होगा कि जी, अगर बच्चे ज़्यादा भागें, तभी देखिए ना पिकनिक वगैरह से आके कैसे सो जाते हैं। बिल्कुल बेशक, रास्ते में सो जाते हैं लोग, बिल्कुल। ज़्यादा थक। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी अगर हो, बच्चे के पसीने निकल रहे हैं और बच्चा भाग रहा है, पैदल जाके कोई चीज़ लेकर आ रहा है, तो वो खुद ही थक के सो जाता है, फिर उसकी बेशक, टाइम पे आँख खुलती है। बिल्कुल। तो उनकी जो एनर्जी है वो पूरे दिन में हाँ, कंज़्यूम होनी चाहिए, तो कंज़्यूम फिर होनी वो सोएँगे। चाहिए। अगर बैठे रहेंगे तो कंज़्यूम नहीं हुई एनर्जी। बिल्कुल, डेफ़िनिटली बड़ी अच्छी बात हुई। अच्छा, एक तो ये आपने छोटे बच्चों का बताया, आपके बच्चों की ऐज बताइएगा क्या? मेरी जो बड़ी बेटी है वो 8 साल की है, जो हुँ, हुँ। छोटी बेटी है वो तकरीबन साढ़े 5 साल की है। साढ़े 5 माशाल्लाह, एंड और दे आर बेटा बोथ मेरा एट द साढ़े 3 साल का है, वो अभी जो है, माशाल्लाह। वो अभी सिर्फ़ तस्वीरों तक आया है। ओके। तो वो सही। तस्वीरें खिंचवा के कहता है मुझे दिखाओ कैसी लग रही है। हाँ, दे आर इन द तो लाइन। वो अभी आहिस्ता-आहिस्ता वो भी, क्यों देखिए वो घर से इंस्पिरेशन लेता है, तो बिल्कुल। वो भी देखता है कि मैं तस्वीरें खिंचवाता हूँ और मेरे बच्चे खिंचवा रहे हैं, तो अब वो भी आहिस्ता-आहिस्ता पिक्चर्स में आना शुरू हुआ, इंशाल्लाह वीडियो में आएगा। उसी बिल्कुल। की वीडियो वायरल हुई थी वैसे सऊदीया में। हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो ये तो एक, जैसे छोटे बच्चे हैं अभी पेरेंट्स की केयर में हैं, हमारे पास मौका भी होता है इनको गाइड करने का, ये पलट के आते भी हमारे पास हैं। इससे ऊपर वाली जो एक एज है उस उन पेरेंट्स से आप अब ज़रा खिताब करें कि जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं और जो अब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली एक जेन ज़ी का आपने देखा होगा आजकल बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली आप समझें कि बहुत बड़ा एक इश्यू बन गया है कि जेन ज़ी के साथ लोगों की ना घर में घर वालों की बन रही है, ऑफ़िस स्पेस में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इनको जो एक वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस, ये किस तरह इनके लिए कोई गाइडेंस की, इस वक्त यही फ्रीलांसर्स हैं, यही लोग पैसा भी कमा रहे हैं, यानी वक्त से पहले पैसा मिल गया है, अभी ट्रेनिंग हुई नहीं थी कि पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है और पैसा पहले आ गया। हुँ। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्किल्स? अच्छा, ये तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, क्योंकि मैं हम्म। फ्रीलांसिंग एसोसिएशन के तौर पे जब जी। काम कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, तो बहुत ज़्यादा मेरा इन लोगों से ताल्लुक़ होता है। मैं खुद भी, अब बहुत टाइम नहीं हुआ, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ मैं भी बहुत कुछ सालों पहले ही निकला हूँ इस एज से। तो इस पे मैं आपको पहले एक केस भी सुनाना चाहूँगा कि बहुत पहले मेरे पास एक साहब आए अपने बच्चे को लेके मेरे ऑफ़िस में, और उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा-सा गाइड करें आप। और मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो तुम? तो उसने कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में फ़ील्ड बनाना चाहता हूँ। तो हम्म। मैंने कहा क्यों? तो चुप। अच्छा। मैंने कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेटा? कहता है बस डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कहा मतलब कोई वजह होती है ना कि इंसान को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, प्रोग्रामर बनना होता है, वीडियो एडिटर बनना मोटिवेशन। होता है। तो तुमने एआई एक्सपर्ट बनना है, तुमने डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो वजह क्या है? तो हम्म। उसने बोला बस डिजिटल मार्केटिंग करनी है बस। तो सही। आप समझ रहे हैं कि मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि अब या तो पेरेंट्स बाहर की चीज़ें देख रहे हैं और कहीं पे देखा कि बहुत किसी का बच्चा कमा रहा है एक फ़ील्ड के अंदर, यार तुम भी ये करो। सही। बच्चा उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। बिल्कुल, ये भी एक बात है। बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, हुँ, बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है। हुँ।
पेरेंट्स कह रहे हैं यार वो देखो कितना कमा के कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये गलत है। अब कुछ अगर चीज़ें चेंज हुई हैं कि अब डॉक्टर इंजीनियर वाली बात ख़त्म हो गई, जी, तो अब ये वाली बातें शुरू हो गई कि यार वो देखो फ्रीलांसिंग में वो ये कर रहा है। तो जी, हाँ, अगर फील्ड सेम है तो आप बिल्कुल उस पे बात कर सकते हैं अपने बिल्कुल, बच्चे से कि यार ये बंदा सेम फील्ड का है, उसने ये कोर्स किया, ये सीखा, इतने मेहनत साल की फ्रीलांसिंग या अपवर्क पे एजेंसी बनाई, आज देखो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचा। वो भी आपको एग्जाम्पल ऐसे नहीं देनी जी, चाहिए बंदा डिग्रेड हो, मोटिवेट करने के लिए बोलना मोटिवेट हो, चाहिए। डीमोटिवेट ना हो। जी, आपको बल्कि उसके साथ बिठाना चाहिए, मिलवाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कि अपने बच्चों को मिलवाते हैं और उनके अपने बच्चों की तारीफ भी करते हैं मेरे सामने, तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि जी, इससे बच्चे का ना रुतबा बढ़ जाता है, बच्चा बिल्कुल, मोटिवेट होता है। बिल्कुल। अगर अपने बच्चे के सामने अगर वो बोले यार ये देखो ये नालायक है, बिल्कुल, शेम बेस्ड, गिल्ट बेस्ड पेरेंटिंग कुछ नहीं होनी करता ही चाहिए। नहीं है, तो बिल्कुल, घर पे बैठा रहता है फारिग, तो बच्चा वही नज़रों में गिर जाता है। बिल्कुल, और बच्चे के अंदर भी थोड़ा सा वो आ जाता है कि यार या तो वो कुछ करके दिखाऊं बिल्कुल, या तो वो बिल्कुल ही बैठ जाऊं सब मैं। कुछ छोड़ वो तो बिलीव कर लेते हैं आप उस पहले ये देखें कि आपके बच्चे की फील्ड क्या है, क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में जाना चाहता है। कभी कभार बच्चे भी गलत होते हैं, मैं बिल्कुल, ये नहीं कहूँगा कि पेरेंट्स गलत होते हैं। कभी कभार बच्चे ऐसे होता है कि यार उसकी फील्ड जो है बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन भी हासिल की है, उसकी डिमांड भी है आजकल, लेकिन वो जो है किसी और जगह जाना चाहता है। तो बिल्कुल, फिर उससे बैठ के बात की जाए, बजाय उसको आप ह्यूमिलिएट करें। आप उससे बैठ के अगर बात करें, उसको स्कोप बताएं, बिल्कुल, उसको बोलें यार मैं तुम्हें 2 लोगों से ज़्यादा तुम्हारी फ़ील्ड के कल मिलवाता हूँ। मैंने बिल्कुल, टाइम लेना है उनसे और तुम बताओ तुम्हारे पास क्या टाइम है? तो तुम्हें ज़रा मिलवा दूँ, तुम ज़रा उनसे पूछो इस फ़ील्ड में कितने मज़े हैं? इस फ़ील्ड में क्या चीज़ है? अब मैं अपनी फ़ील्ड बताऊँ आपको, मैं सालों पहले इवेंट मैनेजमेंट की जब फ़ील्ड थी तो उस वक़्त लोग ये कहते थे किस फ़ील्ड में चला गया हूँ? और बिल्कुल, मैं अपना पे स्केल भी देखता था, दूसरों के मामले में बड़ा कम था और लोग कहते थे यार तुमने यूनिवर्सिटी में इवेंट्स कराने शुरू किए, तुमने तो अपनी फ़ील्ड ही बना ली इसको। ओके, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है उस फ़ील्ड की वजह से ही कॉन्टैक्ट्स बने। बिल्कुल, कि आज इस इवेंट्स करवाते हुए, ट्रेनिंग करवाते हुए आज खुद ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया है, मैंने इतने गोरों को पाकिस्तान बुलाया है, उनके साथ उठा हूँ, बैठा हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स में गया हूँ, तो मुझे आइडिया हुआ है ट्रेनिंग कराते कैसे हैं, बिल्कुल, कैसे फीडबैक आता है, कैसे बंदा बैठता है, उठता है, कैसे प्रोग्राम लॉन्च होता है। अगर वो सब मुझे आइडिया ही नहीं होता तो शायद मैं उस चीज़ों में तो लैकिंग करता भी यहाँ पे। बिल्कुल, बेशक, तो वो मुझे फील्ड काम आ रही है। आज पूरी दुनिया के इवेंट्स में जाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा प्लान करता हूँ। जी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको शायद आगे जाके भी काम आएँ, बट आई थिंक रिसर्च, रेलेवेंट लोगों का मिलवाना वो बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जी, और बच्चे का इंटरेस्ट और उसका कंसर्न लेना, उसको अप्रिशिएट करते हुए, ये बहुत ज़रूरी जो आपने जेन ज़ी की बात की। तो इस वक्त अगर आप उनसे भिड़ेंगे, आप उनको नाराज़ करेंगे, वो आपको नाराज़ करेंगे, वो आपसे चीज़ें छुपाना शुरू करेंगे बिल्कुल, और उनकी जो फील्ड नहीं होगी वो उस पर आप बात भी नहीं कर रहे, उनको किसी से मिलवा भी नहीं रहे। अगर वो बच्चा खुद नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल, उनसे बात भी नहीं कर रहे, सबके सामने अगर आप उनको बैठ के ह्यूमिलिएट करेंगे बार बार उनकी फील्ड पे कि वो गलत जगह जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल, और उस जगह पे जाएंगे। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे भी अगेन, इन लोगों के सोशल मीडिया पे आजकल आपको पता है वहाँ से भी बड़ा मसला हो जाता है। तो आप जी, ये देखें कि उस पे भी अगर आप किसी से डायरेक्ट पासवर्ड मांगेंगे, वो पासवर्ड दे देंगे आपको, अच्छा, लेकिन वो हो सकता है आप उसमें वो अमेंडमेंट्स कर दें, वो दूसरा सोशल मीडिया हैंडल बना के दे दें, सही, वो सब चीज़ें डिलीट करके दे दें आपको। हुँ, मतलब अगर आपने सही, ज़बरदस्ती की कि यार मैं तुम्हारा पासवर्ड चाहिए मुझे, सही, वो पासवर्ड भी दे दें बिल्कुल, आपको और बिल्कुल, वो उसमें अमेंडमेंट कर दें। तो बिल्कुल, अगर इस ये वाली जनरेशन अगर चोरी करना चाहे, तो आप बिल्कुल, कितना पकड़ेंगे उसको? बिल्कुल, आप टेक में बहुत पीछे हैं आप उनसे। टेक में बहुत पीछे हैं उनसे। बिल्कुल, सही आपको एक तो खुद टेक सीखना चाहिए, बिल्कुल, उनके साथ बैठ के सीखना चाहिए, उनके साथ बैठ के इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल, फिर उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा इस जनरेशन को अकेला छोड़ेंगे और उनके दोस्त नहीं बनेंगे, जी, जितना अकेला छोड़ेंगे, वो अकेले बैठ के दूसरों से बात करेंगे और जी, दूसरों को अपना दोस्त बनाएँगे। बिल्कुल और आजकल तो फिर एआई को ही अपना दोस्त बना लिया और बिल्कुल, ह्यूमन एलिमेंट ही खत्म हो गया। ऐसी है। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि कोई भी इल्म जो है वो बेवक़्त नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्पस नहीं है। वो जब अनफ़ोल्ड होता है, मैनिफेस्ट होता है तब पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत थी वो चीज़ बिल्कुल, सीखने की, वो एक कोर्स लेने की, वो एक काम करने की, वो एक इंटर्नशिप जो हमें कितना कुछ सिखा जाती है। बिल्कुल। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जैसे पेरेंट है, पेरेंट हम चाहते हैं कि एज़ अ पेरेंट हम बच्चे के बॉस हों और बस बच्चा हमारी ही बात माने। तो जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों की लाइफ में मेंटोर ऐड करना, जैसे आपने कहा ना कि आपके पास ले आए पेरेंट, कोई बच्चा नहीं समझ रहा पेरेंट की बात, पेरेंट को अक्सर बच्चा फॉर ग्रांटेड ले लेता है, हुँ, स्पेशली टीनेजर।
तो उस वक़्त एक मेंटर ऐड करना बच्चे की लाइफ में कि जिसको आपको भी पता है कि एक समझदार इंसान है। रेलेवेंट। जी, रेलेवेंट कि आपको हाँ। पता है कि समझदारी वाला अच्छा मशवरा देगा। वो अपना इश्यू भी आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि उनको कहाँ इश्यू आ रहे हैं और फिर बच्चे को उसके हाथ में दें कि आप बेटा यहाँ पे अपना खुल के अपनी बात कर लें और वो बंदा आपको समझा दे। तो वही बात जो पेरेंट कहना चाह रहा था, जब वो मेंटर कहता है, तो वो बात बच्चा मान लेता है। तो इसकी मेंटरशिप की क्या अहमियत है? और आजकल मुझे लगता है बहुत इसका हर बच्चे का कोई मेंटर ज़रूर हो। मेंटोरशिप की देखिए ना वैल्यू तो बहुत है इसकी और सबको पता भी है। हुँ, लेकिन लोग अमूमन क्या करते हैं कि आप देखेंगे जब उनको मेडिकली कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ढूँढते हैं। बिल्कुल। हड्डी में दर्द है, ऑर्थोपेडिक के पास जाएँगे, स्किन का कोई इश्यू है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, नेफ्रोलॉजिस्ट, उसके बाद से जो है ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएँगे, ईयर, नोज़, थ्रोट के अंदर कोई दर्द है, कोई इश्यू है। बिल्कुल। उसी तरह से होम अप्लायंसेस लेने हाई एंड के, तो जी डोलेंस और पता नहीं कौन-कौन से ब्रांड्स, उसको रिसर्च करेंगे, फिर किसी से पूछ भी लेंगे, फिर ज़रा रिव्यूज़ भी चैट जीपीटी में चेक कर लेंगे, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है, तो वहाँ पे मेंटरशिप की जब बात आती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ़ की, तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। जी। वहाँ पे कोई रिसर्च ही नहीं करते। वहाँ पे कहते हैं कि बस यार ये करो, बस यार ऐसे कर लो। और जो भले ही जितना पढ़ा लिखा हो, वो भी सोचता है। अब इसमें मैंने बड़ा काम किया है। इसमें आपको मैं बताऊँ कि मैं खुद भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखिए आप पहले अपना इश्यू निकालें। अगर हुँ, आप पहले इश्यू ही नहीं निकाल सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं यार समझ में नहीं आता क्या मसला है मुझे। सही, बिल्कुल ऐसा भाई ही है। पहले तो प्रॉब्लम निकालने के लिए किसी के पास जाओ। बिल्कुल। तो पहले तो ये देखो प्रॉब्लम क्या है, या तो अब तो इतना आसान है, आप चैट जीपीटी को कस्टमाइजेशन करके हर चीज़ बता दें और बताएं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या, अपनी जी, पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वो आपको चैट जीपीटी बता देगा और आप उससे लिंक कर लेंगे हाँ यार है या नहीं है। जी, वरना आप किसी मेंटोर के पास जाए, पहले तो ये निकालें। जी, जब प्रॉब्लम्स निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी साथ साथ देता रहता हूँ। एक बंदे का प्रॉब्लम निकला है कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ, जी। मैं तालीम हासिल कर चुका, स्किल्स भी हासिल कर चुका, नौकरी भी सालों से कर रहा हूँ, साइड हसल्स भी कुछ हो जाते हैं, बट फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हूँ। हुँ, ये एक प्रॉब्लम आपने निकाल दिया, लिख फाइनेंशियल लिया आपने। मैनेजमेंट आजकल फिर बहुत आपने एक लिखा कि जी पर्सनली जो है मैं, जैसे आपने भी बीच में बात की, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, घर वाले खुश नहीं है मुझसे, सही, कहते हैं टाइम ही नहीं देता, साथ बैठता नहीं है, खाना नहीं खाता। तो घर वालों को सबको मुझसे इश्यूज रहते हैं। तो बिल्कुल। आपने पर्सनल लाइफ की हेडिंग डाली, आपने एक पर्सनल प्रॉब्लम लिख दिया। हुँ, फिर अगर आपके बच्चे हैं, बीवी है, उसके साथ कोई इशू है, आपने वो लिख दिया। प्रोफेशनली आपने कहा कि यार ऑफिस में हर बंदा मुझे सोचता है मैं एटीट्यूड वाला बंदा हूँ, बिल्कुल। लोग मुझसे बात नहीं करते, लोग ग्रुपिंग ग्रुपिंग करते हैं, मेरे साथ कोई नहीं बैठता, मेरी दोस्तियाँ नहीं है। आपने रिलेशनशिप का इशू लिख दिया ऑफिस जी, के अंदर, बिल्कुल, आपके फ्रेंड। प्रोफेशनली और पर्सनली सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज लिख दें बिल्कुल। और स्ट्रेंथ भी लिख दें जो आपकी कामयाबी जी, है, कि भाई बिल्कुल। हो सकता है इसका उल्टा हो, कि भाई अब जैसे मैं हूँ, मैं तो मुझे गार्ड मिले, मुझे पियोन मिले, मैं तो सबसे हाथ मिलाता हूँ, बात करता हूँ, दोस्ती रखता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कहीं मैं जा रहा हूँ या किसी जगह पे कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मैं नीचे से हुँ, ऊपर सबसे बात करता सही। हूँ। कहीं सॉरी करनी होती सॉरी कहता हूँ। तो हर जगह जो है ना मेरी आदत है तो रिलेशनशिप्स बनाने की। तो वो अगर स्ट्रेंथ है आपकी, तो आपने जब हुँ, ये लिख लिया, तो फिर यहाँ पे वो करता है मैटर कि आप किस चीज़ के लिए किसके पास जाएँगे। बिल्कुल, सही। अमूमन लोग ऐसे बंदे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मेंटरशिप लेने चले जाते हैं जो खुद फाइनेंशियली वीक होते हैं, बिल्कुल, जो खुद ऐसे ही। फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आप उनसे पूछ रहे होते हैं यार पैसा कैसे कमाऊँ? बिल्कुल। एक बंदे ने ज़िंदगी में कभी कारोबार नहीं किया, आप उस बंदे से पूछ रहे हो, यार मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, बिल्कुल, आपको कारोबार करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने लिखा है, तो आप उस बंदे के पास जाओगे जो कारोबार में फेल होते-होते पास हुआ है। बिल्कुल, बहुत सालों से कारोबार कर रहा है, चला रहा है धंधा, कामयाब है। बिल्कुल, आप उसके पास बैठोगे, उसकी गैदरिंग में बैठोगे तो सीखोगे। बिल्कुल। आपने मेंटरशिप में लिखा हुआ है कि जी हमें कंटेंट क्रिएशन सीखनी है। हुँ, लेकिन आप ऐसे बंदे के पास जा रहे हो जो खुद स्ट्रगल कर रहा है, रोज़ाना वीडियो बनाता है, डिलीट करता है। जी, बिल्कुल। ठीक है? तो आपने हर चीज़ में, जो मैंने आपको पूरी डिटेल बताया, आज मैंने बहुत डिटेल में बताया, वैसे ये मैं बड़ी-बड़ी वर्कशॉप्स में बताता हूँ कि ये चक्कर है कि आपने
पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस लिखने हैं बिल्कुल। और फिर देखना है कौन सा आपका मेंटोर, मतलब मेंटोर का मतलब ये नहीं कि वो है जी, आप जी। खर्च करें, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके आसपास ही होंगे, बिल्कुल, आपके खानदान में होंगे, आपके दोस्तों में होंगे, आपके लिंक्डइन, फेसबुक पर मौजूद बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल और खर्च करने से भी ना हाँ, घबराएँ, अगर हाँ, ज़रूरत है अगर इन्वेस्ट करें ज़रूरत अपने है तो अंदर खर्च भी करें, बिल्कुल, लेकिन वैसे आप पहले आप देखें पीयर ग्रुप्स में, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में कौन किस चीज़ में कामयाब है, कौन क्या कर रहा है, और आपने जो इश्यूज़ लिए हैं, आप हो सकता है आप कुछ जगहों पे कुछ ऐसे दोस्तों को पाएँ कि जिनकी फैमिली उससे बहुत खुश है। बिल्कुल। आप मिलते हुए भी आए हैं, वो आपको बताते हुए भी आए हैं, वो खाना खाने जाते हैं, फैमिली बहुत खुश है, हर जगह मशवरा करते हैं और हुँ। घर वालों की सैटिस्फैक्शन, देखिए खुश होना और सैटिस्फाई होना इन सब चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अच्छा तो ख़ैर भाई अभी वर्क लाइफ़ बैलेंस की आपने बात की जैसे कि ये मेजॉरिटी लोगों का इशू है इस वक़्त चाहे वो दुकान चलाते हों, चाहे मल्टीनेशनल में काम करते हों, घर वालों को ये शिकायत रहती है बच्चों को, वाइफ़ को शिकायत रहती है हस्बैंड से, अगर बीवी भी काम करती है तो और ज़्यादा ये कंपाउंड हो जाता है ये इशू। तो वर्क लाइफ़ बैलेंस स्पेशली अब जब बच्चे भी काम करने लगेंगे और अपने करियर्स और अपने प्रोफ़ेशन लेके चल रहे होंगे, तो ये आप क्या देखते हैं इसमें कि मेंटल, इमोशनल, फैमिली बॉन्डिंग और एक स्पिरिचुअल हेल्थ कि हम हमारी जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं टूवर्ड्स ईच अदर हम हुँ। अब सोशली तो बहुत फोकस हो गए हैं कि ऑफिस में हमें क्या किरदार अदा करना है अगर मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ तो मुझे अपने क्लाइंट्स को क्या देना है अपने ऑडियंस को क्या देना है लेकिन फैमिली जो है ना उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है तो फैमिली हमारा बेस है हमारी फाउंडेशन है पेरेंट्स जो है वो उनको बहुत कुछ जैसे हमने बात की भी समझने की ज़रूरत है बच्चों को बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है जनरेशन गैप को हमें कम करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये क्या रोल अदा करती है ये जो हम वर्क लाइफ बैलेंस और रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देने की जब बात करते हैं कि उनको एक प्राइमरी और उनको प्रायोरिटी पे रखा जाए। जी देखिए, इस पे मैं वही बात करूँगा कि विद द डिस्क्लेमर कि मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। सीख रहा हूँ। कि मैंने इसमें एक चीज़ सरवत नोट की है कि अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस का एहसास है, हुँ, तो आप इस पे काम करते हैं, कर बिल्कुल। जाएँगे, स्ट्रगल होंगी, चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आपको एहसास ही नहीं है, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगा, मैं किसी और की नहीं दूँगा। मैं आपको कोई झूठे लतीफ़े या कोई एग्ज़ाम्पल्स या केस स्टडीज़ नहीं सुनाऊँगा, हुँ, मैं ब्लंटली अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगा कि बहुत पहले, शादी से पहले, बहुत पहले की बात है कि ऐसा टाइम था जब मुझे एहसास ही नहीं था इसका हुँ, ओके। और मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता था और मैं सिर्फ़ एक तरफ मेरा झुकाव था और मैं वर्क हो, लाइफ़ हो, मतलब मुझे ये था कि बस काम करना, बाहर ही रहना है, दोस्तों हुँ, में। जी। और ये एहसास ही नहीं था कि फैमिली भी है, ठीक है? बस कोशिश ही होती थी कि सोने चले जाएँ। हुँ, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन आपका हाँ, जो सेफ हेवन होता है वो घर ही होता है लेकिन ना? जब वो एहसास हुआ, तो हुँ, अब मैं आपको ये बताऊँ कि हर दिन, हर घंटे और अभी भी आपने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड स्टार्ट में सुना सुना होगा कि अब मुझे सालों हो गए इस बात को, 9 साल तो मेरी शादी को हो गए और शादी से पहले की बात है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं घर का नहीं सोचता। कोई घंटा ऐसा नहीं होता मैं सोचता हूँ कि ये घंटा, अब और फिर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड हूँ। जी, जी, बिल्कुल। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बैलेंस मतलब मैं शायद वाहिद हूँ अपने पूरे दोस्तों में जो सबसे ज़्यादा लोगों को फॉलो अप करते हैं। हुँ, कॉल्स करता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ कौन सा स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त सालों हो गया नहीं मिला, लवली, कौन किस परेशानी में है। अगर जाके मिलना है तो 2 दोस्तों को लेके चले गए, व्हाट्सएप ग्रुप्स किसके बने हुए हैं, बिल्कुल। वहाँ पे कोई मैसेज डालना है, ठीक है? कोई टीचर है उससे मिलना है, तो भाई हुँ, मिल लें। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हफ़्ता अगर मेरा वीकेंड गुज़र रहा है और मैं किसी से मिलूँ ना दोस्तों में, हुँ, ये भी नहीं है। सही। ऐसा नहीं है कि मैं हफ़्तों हो जाऊँ और फैमिली को कोई कॉल ही ना करूँ। मतलब मैंने ये बाकायदा अम्मी-अब्बू को ये कहा हुआ है कि अगर आपकी कॉल आएगी, मैं इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के कॉल उठाऊँगा आपकी। दैट मीन्स मैं समझ जाऊँगा कोई इमरजेंसी है, ओके और ठीक इसका है? फ़ायदा क्या हुआ देखिए आपको? इसका फ़ायदा है ना कि मैंने अपनी बेगम को भी कहा हुआ है कि यार अनटिल अनलेस देयर इज़ एन इमरजेंसी डोंट कॉल मी। हुँ, बट योर नेचर ऑफ योर जॉब इज़ सच। हाँ, तो बिल्कुल, मैं पॉडकास्ट में हूँ, इंटरव्यूज़ में हूँ, मीटिंग में हूँ और कॉल का मतलब है मैं समझ जाऊँगा यार कोई इमरजेंसी है कि कॉल आ रही है स्पेशली, बिल्कुल। वरना हम मैसेज छोड़ चैट पे दें। बात हाँ, करते हैं, बिल्कुल। व्हाट्सएप पे बात करते हुँ, हैं और अम्मी से भी अब माशाल्लाह से बात हो जाती है। कॉल का मतलब है कि यार आपने जो है एक इमरजेंसी है, कॉल बिल्कुल, आ रही है बिल्कुल कि आपकी अभी उसमें। फ़ौरन ही बात हाँ, होनी। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें इसीलिए कि आपका राब्ता भी रहे, आपको पता हो आपके
आपके दोस्तों के नंबर्स, मतलब आप अमूमन ने होता है ना कि जब कोई बंदा नहीं आता घर तो घर वाले पूछते हैं यार इस दोस्त से ज़रा पूछो, तो उसका तो नंबर ही नहीं है। हाँ, अच्छा वो उधर भी तो जाता है उस मोहल्ले में, तो अच्छा उस मोहल्ले में किसके पास जाता है यार उससे पूछे, मतलब लोग उस वक्त ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल, या बंदा कोई इधर उधर हो गया तो जी वो पूछा जाता है कि जी किसको फ़ोन करें। तो बिल्कुल। मेरे बॉसेस हों, पुराने हों, नए बॉस हों, मेरे दोस्त हैं, उनके नंबर्स मेरे बड़े बड़े भाई के पास भी होंगे। मैं कहीं कराची से बाहर जाऊँगा तो वो नंबर्स मैं दे के जाता हूँ। जी, तो ये सारा कुछ जो है ना मतलब ये मैं आपको बहुत डीप जाके बता रहा हूँ। बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस ये नहीं होता कि जी आप अपनी फैमिली को कहीं खाना खिलाने ले आते हैं बिल्कुल, हफ्ते में 1 दफ़ा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। कोई इसको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। बोझ समझ के ना किया आप जाए हफ्ते कम। में 1 दफ़ा बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस एहसास है। बेशक, आपका एहसास, आपके फैमिली के लिए एहसास, फिर आप किस लेवल पर हैं, आपकी फैमिली कहाँ पर है? कि आपकी फैमिली आपको यूँ ही देख रही है, बिल्कुल, आप बहुत आगे आप निकल जाएँ वो उनसे। उठ ही नहीं पा रहे। सही, आपकी खुद की नॉलेज ऐसी है, आपकी बेगम बच्चों की नॉलेज ही ज़ीरो है। बिल्कुल, आप खुद कहीं पे खड़े होके बात कर रहे हैं तो लग नहीं रहा है ये आपके बच्चे और बीवी हैं, ये आपकी फैमिली है। बिल्कुल। आपके जो है ना घर वाले, आप जो है ना ईमो और बॉटम जैसी ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी अम्मी को ऐप्स इस्तेमाल ही नहीं अरे! करना आती। हुँ, क्यों आप कहते हैं मैं इस्तेमाल करके दूँगा, भाई क्यों दोगे? आप सिखा क्यों नहीं सिखा रहे? क्यों नहीं रहे? बिल्कुल, अपलिफ्ट देम। कि भाई क्या उन्होंने पढ़ा लिखा है? भाई अब मेरी अम्मा-अब्बा ने जितना पढ़ा हुआ है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल जी। अगर वो पीएचडी कर लेते मैं कहाँ होता फिर? ठीक कहते है? हैं अक्सर उल्टा हो जाता है। तो माशाल्लाह से जिस तरह से मेरे माँ-बाप ने मुझ पे मेहनत की बिल्कुल, और जितना भी उन्होंने पढ़ा बिल्कुल। और जितनी मेहनत की सबसे छोटे बेटे पे, और मैं माशाल्लाह से आज इस लेवल पे पहुँचूँ कि अभी आपसे बात कर रहा था मैं पॉडकास्ट से पहले, मेरे अब्बू के रेफ़रेंस से किसी का मैसेज आया हुआ है कि आपके अब्बू ने मुझे नंबर दिया था, आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो ओके, अब ये लेवल जब आप आता है तो माशा आपको बड़ी खुशी होती है, अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी कि आपका बाप आपको आके बोले यार कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे बिल्कुल, दोस्त के बच्चे मिलना चाहते हैं, मेरा दोस्त कह रहा है कि मेरे बच्चों से मिल लो। तो ज़बरदस्त। ये लेवल जो है आप समझें कि लाने के लिए आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है, बिल्कुल, और आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आपके माँ-बाप ने आपके लिए जो कुछ किया, आपको जितना बड़ा किया, आप उसका कर्ज़ तो कभी उतार ही नहीं सकते, बेशक। लेकिन एटलीस्ट उनको साथ लेके तो चल सकते हैं। बेशक, बेशक। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। तो फ़ैज़ साहब आप जो है सुन के आपको तो फ़ैज़ल भाई की बातों से अंदाज़ा हुआ होगा कि एक तो जब हम दे रहे होते हैं अपनी फ़ैमिली को, तो उनको तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन हमें जो एक सेंस ऑफ प्राइड, जो एक फ़ीलिंग मिल रही होती है, मतलब इट्स अ टू वे रोड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ दे रहे हैं, बल्कि आप बिल्कुल, बहुत कुछ ले रहे हैं पेरेंट्स से, बीवी से, बच्चों से, हस्बैंड से। इनसे हमें जो फिर उसके बाद एक सेंस ऑफ फुलफ़िलमेंट मिलता है, इससे इंसान की ज़िंदगी का पर्पस पूरा होता है। हम सिर्फ़ ये समझें कि इतना पैसा कमा लेंगे या ये गाड़ी ले लेंगे तो मेरा एक मिशन पूरा हो जाएगा, नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी साथ चलती बिल्कुल हैं। ऐसे। तो इसपे तुफ़ैल भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे स्पिरिचुअल वेलनेस, क्योंकि हमारी इस वक़्त थीम चल रही है, उस पे बात करना चाहूँगी कि लोग मेंटल इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी अब बात होने लगी है और लोग इसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। मेरे पास भी इवन क्लिनिक में भी बच्चे भी, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि हम इस वक़्त ही इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगर बुली हो गया है बच्चा, कोई भी उसकी लाइफ़ में इश्यू रह गया है, हुँ, कॉन्फिडेंस की कमी है या कोई ऐसे सिम्पटम्स शो कर रहा है, तो उसको इसी वक़्त हम रेज़ करें, तो हुँ। इसकी अवेयरनेस आ रही है। लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ कहीं पीछे रहती जा रही है और मुझे लगता है बहुत जगह ऐसा हो गया है कि इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि ये तो हमारा पर्सनल है, खुदा से ताल्लुक़। जब कभी ऐसा वक़्त एडवर्सिटी आती है, कोई कमी-पेशी होती है ज़िंदगी में, ऊपर जा रहे होते हैं तब तो इंसान खुश ही होता है। कभी कोई चैलेंज आ जाए सेहत के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, शायद रिलेशनशिप्स के हवाले से, हुँ। तो स्पिरिचुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल वेलनेस और स्ट्रेंथ आपको किस तरह हेल्प करती हाँ, देखिए बिल्कुल मैं खुद इस पे काम करना चाहता हूँ और काम करता भी हूँ, और वही मैंने आपको बताया ना कि देखिए मैंने एक चीज़ सीख ली है पिछले कई सालों में, एहसास, है? कि अब जैसे मैं आपको बताऊँ अभी हम रमज़ान के महीने में बैठे हैं, मुझे एक एहसास हुआ कि हम इतना बिज़ी हो जाते हैं रमज़ान में, अफ्तार पार्टीज़, सहरी, हुँ, और मुझ जैसे लोग जो है ट्रांसमिशंस में जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं टीवी पे, और ऑफ़िस भी जा रहे हैं, फिर ये भी कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि यार आपके आस-पास लोग कुरान भी तो पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल, वही आपके पास तो टाइम ही नहीं है। आप तो घर चला रहे हैं, आप कमा रहे हैं। तो मुझे एहसास, मैंने आपको बताया ना कि मैंने कुछ एक चीज़ों में से जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है, एहसास। जी। तो मुझे एहसास हुआ, तो मैंने इस रमज़ान में अल्लाह ताला तौफ़ीक दे मुझे कि मैंने एक मौलवी साहब से बात की, और मैंने कहा कि मेरे पास तो ये शेड्यूल है मेरा, और मैं ऑनलाइन आपसे कुरान पढ़ना चाहूँगा दोबारा से, सुभान अल्लाह, आप मेरा कुरान सुनें।
हुँ। और मैं चाहूँगा रमज़ान में कुरान भी ख़त्म करूँ और आप मेरा कुरान सुनें। तो वो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, वो भी जानते थे और वो मेरे स्टेटस वगैरह देख रहे थे, तो उन्होंने कहा, "यार आप पढ़े?" मैंने कहा, "बिल्कुल, आप पढ़ाएँगे, मैं पढ़ूँगा, मैं आपका स्टूडेंट हूँ बिल्कुल। और आपका हदिया भी दूँगा, स्टिपेंड भी दूँगा और बस आप मेरी टाइम के मुताबिक ऑनलाइन मुझे क्योंकि इन पर्सन मुश्किल हो जाएगा जी, मेरे लिए।" जी। तो मैंने एहसास करके वो पढ़ा। जब मुझे ट्यूमर हुआ था, तो मैं देख रहा था कि सदका देना और ये पढ़ना, वो पढ़ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये पूरे जी। साल क्यों नहीं किया था। और खुदा पे यकीन कि मेरी हाँ, दुआ जो है वहाँ तक तो पहुँचेगी और ये अब्बू की भी बातों का एहसास होता था कि पूरे साल ही सब करना चाहिए। पूरे बिल्कुल। साल खुदा को याद करना चाहिए। अभी आप डेड बेड पे लेटे हुए हो, आपको ट्यूमर हो गया, आप ज़िंदगी और मौत के बीच में लेटे हुए हो, अब आप सोच रहे हो, अभी बच्चों का क्या होगा? अब आपको एहसास हो रहा है, क्या बनाया, क्या खाया, क्या पिया, क्या छोड़ा, किसके साथ क्या किया था? आपको ये एहसास हो रहा है, यार अल्लाह ताला बचा ले। ना, तो अल्लाह ताला, बिल्कुल, दुआ तो हमने उससे ही माँगनी है, बिल लेकिन पूरे साल कितनी इबादत की, तो हुँ, एहसास। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर आपने भी बुलिंग का वर्ड इस्तेमाल किया था, मैं उसपे भी बताना चाहूँगा आपको कि मेरा जो बचपना गुज़रा इंटर और फिर मैं बक़ाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा था। उस वक़्त तक मेरी जो आवाज़ है, वो बंद हो गई थी। अच्छा। मतलब मैं जो शुरू में मैंने स्कूल वग़ैरह गुज़ारा, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसी होती थी कि जैसे लड़कियों वाली। हुँ, तो मैं चुप होना शुरू हुआ, बात ही कम करने कर दी, फिर अटेंडेंस बोलना कम कर दी, ओके, फिर कहीं मैं बोलूँ तो 4 लोग मुझे देखना शुरू कर दें। ओके। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, घर वालों ने बड़ा कॉन्शियस हो इलाज जाते करवाया मेरा, हैं। ईएनटी के डॉक्टर वाले, एंडोस्कोपी हुई मेरी, ओके। सब चीज़ें ठीक थी। बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया और मैं बहुत परेशान रहता रहा। मैं ज़ाहिर है। उस वक़्त तो चैट जीपीटी वग़ैरह ये सब नहीं तो था। थे नहीं बिल्कुल। तो फिर भी मैं बैठ के सोचता रहता था, कुछ पढ़ता था कि यार कुछ कहीं से मुझे कोई टिप मिल जाए, ये हुँ, सही हो जाए। फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गए, वो लैंग्वेज जो जी, थेरेपिस्ट स्पीच होते हैं, थेरेपिस्ट के स्पीच लिए। थेरेपिस्ट के पास गए, उनसे करवाई स्पीच थेरेपी, फिर भी सही नहीं हुआ हुँ, और फिर वो मैट्रिक हो गया मेरा, हुँ, जैसे-तैसे, बगैर सवाल पूछे। ओके। बस चुप रह गए, बस यूँ, और A1 ग्रेड आया मेरा। अच्छा। फिर इंटर में गए, वहाँ वही हाल। अपने दोस्त को बोलूँ, यार अटेंडेंस तो बोल दो मेरी ज़रा। ओके, कभी-कभार दोस्त बोले ना, अच्छा मैं बोल दूँगा, बोली नहीं उसने अटेंडेंस। ओके। मैं उधर चले जाऊँ टीचर के पास, मैंने अटेंडेंस नहीं, उसने क्यों नहीं बोली? सर मेरी आवाज़ सब मज़ाक उड़ाते हैं। अच्छा। मेरा गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से मैंने प्री मेडिकल से इंटर किया, वो मेरा ऐसे ही गुज़र गया। फिर उसके बाद से मेरा एडमिशन हुआ डी फार्मेसी बक़ाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ वही हाल। सबसे आगे जाके बैठने की कोशिश करूँ ताकि सवाल कर सकूँ। पीछे बैठ के तो हिम्मत ही नहीं है सवाल करने की, ना सही अटेंडेंस बोलने की। तो ओके। मैं अपने आप को हर जगह दिलासा दे के सॉल्यूशन ये निकालता था कि बच जाता था। और कहीं पे इंट्रोडक्शन देने की बात आए तो फ़ौरन कटूँ कि यार मेरा इंट्रोडक्शन ना आ जाए। अच्छा, कि यार मुझसे ना लेना ना पूछ ले पड़े। कोई, जी अपना नाम बताएँ आप। घर में कोई मेहमान आ जाए तो जी सलाम ऐसे करके निकलना है कि वो सुने ना। कोई हाँ, बंदा, दोस्तों में कोई बात हो रही हो तो बंदा चुप बैठा रहे, क्यों? मैं बोलूँगा तो बोलेगा क्या हुआ, गला बैठा हुआ है तुम्हारा? हुँ, ये सिलसिला चलता रहा, इतना ज़्यादा चला कि इंटर, मैट्रिक, उसके बाद से डी यूनिवर्सिटी। फार्मेसी के 3 साल मैंने मेडिसिन के किए, फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने बीबीए किया। बीबीए भी शुरू का ऐसे ही गुज़रा। हुँ, मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आते थे, सही, पढ़ने में मैं बहुत तेज़ था, सही। सवाल करने में ज़ीरो था, प्रेज़ेंटेशन स्किल ज़ीरो, इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन ज़ीरो, ज़ीरो मैं कह रहा हूँ। 0 पहली जॉब पे गया, वहाँ पे भी वही हाल। पहली जॉब पे प्रेज़ेंटेशन देने के लिए माइक खुलवाया गया कि जी आप कुछ बोलें, मैंने बोला ही नहीं। ओके। बंदा कह रहा है भाई तुम जॉब करने आए हो, तुमने बोला ही नहीं कुछ। मैंने कहा हुँ। सर सॉरी, वो मैं तैयारी नहीं की थी। तैयारी करनी पड़ेगी बोलने की। तो फिर मुझे एक बॉस मिले, एक साहब मिले एक जॉब पर। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार तुमने टोनी रॉबिन्स की आवाज़ सुनी है? हुँ, मतलब ये मैं आपको वो दिन बता रहा हूँ जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया। उन्होंने ओके। कहा टोनी रॉबिन्स की आवाज़ सुनी है तुमने? अच्छा, क्योंकि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि बोलना-वोलना तो शुरू हो गया था मैं। स्पीकिंग, सबके सामने बोलना, खड़े होके बोलना, वो सब बिल्कुल ज़ीरो ही था मेरा। सही। और अपनी आवाज़ को छुपाना, और आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होते-होते जो अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसी हो गई थी, नॉर्मल। हुँ, वो आवाज़ पतली वाली थोड़ी-सी ख़त्म हो गई, अभी जैसी आवाज़ है वैसी हो गई। मतलब मैं ऐसा होना शुरू हो गया था कि लोगों को ये बोल देता था कि हाँ यार मेरी आवाज़ ऐसी है। ओके, मतलब कुछ सही। लोग अभी अभी कभी यार कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बोलते थे
कि यार क्या वो गला बैठा हुआ है? मैंने कहा नहीं सर मेरी आवाज़ ऐसी है। मैं बड़े सही, आहिस्ता से तो बोलता था, embrace लेकिन करने लगे। फिर भी मैं थोड़ा शर्माता था सही, बोलते बिल्कुल, हुए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑफ कुछ कोर्स। जगह में बोल देता, कुछ जगह में बोलता था जी गला खराब है। तो ठीक ये है? हमारा ट्रॉमा तो बन जाता है ऑफ अब कोर्स। जो है ना उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने उन साहब ने मैं उनका नाम भी बताता हूँ, बल्कि मैं तारीफ़ करूँ, अब्बास इकबाल मेरे बॉस का नाम था। ही वाज़ हेड ऑफ सेल्स इन अ बैंक, और फिर वो एक अपनी कंपनी रन कर रहे थे यूके बेस्ड, जिसमें मैं डायरेक्टर था। हुँ, टोनी रॉबिन्स जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर है, बिल्कुल जी। बहुत बड़ा स्पीकर है। दुबई का शेख सबसे आगे की सीट लेता है शायद उसके सेशन में बैठने के लिए। मैं उसको मेंटोर मानता हूँ। बहुत महंगा स्पीकर है, बिल्कुल। ठीक है? बहुत महंगी टिकट सोल्ड होती हैं उसकी। तो टोनी रॉबिन्स की आवाज़ अगर आप लोगों ने सुनी हो तो उसकी आवाज़ सबसे अलग है। ऐसा लगता है बिल्कुल फटी हुई आवाज़ है। कहीं पे वो चला दी जाए तो लोग कहेंगे टोनी रॉबिन्स की आवाज़। सही, बहुत बिल्कुल, जितने दुनिया के स्पीकर सबसे अलग आवाज़ है उसकी। सही। मुझे एहसास हुआ, उसने बोला तुमने टोनी रॉ अब आप देख रहे हैं मेंटोर का और गाइड करने लगे, इतना फ़ायदा है। मैंने कहा कि जी सुनिए। उसने बोला कि कैसी आवाज़ है उसकी? मैंने कहा हाँ। कहता है उसके कंटेंट पे तुम बिलीव करते हो, सुनते हो या आवाज़ को सुनते हो? मैंने कहा कभी आवाज़ नोट ही नहीं की। तो हुँ, मैंने कहा डॉक्टर अताउर रहमान, उस वक़्त वो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे। जी, मैंने कहा अताउर रहमान की आवाज़ सुनी है? कितनी पतली है? कैसी है? अलग दिखती है? मैंने हुँ, कहा हाँ यार, कभी नोट ही नहीं की। सही, हमेशा उनकी बातें नोट की। कराची यूनिवर्सिटी में चीज़ें के चेयरमैन थे, बिल्कुल। साइंसदान हैं, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, तो उनकी स्पीचेस सुनी हैं कि एजुकेशन को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो उन्होंने कहा यार उसकी आवाज़ सुनो। कहता है सही। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जी, जिनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो मेरे ज़हन में आ रहे तो हैं बड़े हाँ, लोग। तो उन्होंने कहा यार तुम अपने कंटेंट पे फ़ोकस। काम करो, हुँ, तुम अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, तुम लोगों से बातचीत करने पे काम करो, तुम्हारी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और हम उस वक़्त किसी बैंक में थे और उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसने कहा अभी लंच के बाद तुम ट्रेनिंग दोगे। वॉव! मैंने कहा अभी? मैंने कहा चलें आपकी बात मान ली, लेकिन बाद में कभी। उन्होंने कहा नहीं सेल्स का प्रोसेस तुम बताओगे। ओके। और मैं खड़ा हुआ, वहाँ पे मैंने बात की सेल्स का प्रोसेस। वो पहला दिन था। उसके बाद से नादरा में मैंने 150 लोगों को नादरा की ट्रेनिंग दी, और मुझे आज तक याद है वहाँ पे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया। मतलब नादरा में जब 150 लोग देखे तो उन्होंने 40 बताए थे, और 150 आ गए तो मैं मेरी क्योंकि आई साइट वीक है तो मैंने बगैर ग्लासेस के स्पीच दी, ओके, ताकि मुझे आगे के लोग दिखें, सही। पीछे के लोग ही ना दिखें। तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है अब तो कोई इश्यू नहीं। तो मैंने इस चीज़ पे काबू किया, और आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आप अब जो है ना मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब आप देखेंगे आवाज़ अब ऐसी है कि लोग पैसे दे के ये आवाज़ सुनना चाहते हैं, बेशक, बेशक, और माशा दुनिया का शायद ही कोई चैनल या अखबार हो जिसमें मैं नहीं आया हूँ, शायद हो। डीडब्ल्यू जर्मनी तक मैं फ़ीचर हुआ हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका में मैं फ़ीचर हुआ हूँ, मेरी आवाज़ आई है। टर्किश मीडिया है यानिक मीडिया, हुँ, उसमें मैं आया हूँ। माशाअल्लाह। तो अपनी जियो, वीकनेस को आपने एक्सप्रेस, जी, एयरवाई, मतलब हुँ, आप यू नेम ऑल द चैनल्स, हर चैनल पे अखबार में मेरा स्टेटमेंट या मेरी आवाज़ गई है। पॉडकास्ट मेरी 50 से ज़्यादा हुई हैं माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में। मैं वाहिद पाकिस्तानी होऊंगा, लोग उम्रा करने और बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं मदीना, मेरा पॉडकास्ट था मदीना में। अच्छा, माशाअल्लाह, मेरा एक साहब ने पॉडकास्ट किया मदीना में। वेरी नाइस, मेरा अरब न्यूज़ ने मक्का के अंदर इंटरव्यू किया है। तो फैंटास्टिक। अब आप सोचें कि माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से माँ बाप की दुआओं से इज़्ज़त मिली, लेकिन आज आवाज़ का फ़र्क नहीं है। आज मैं कोई वो डरता नहीं हूँ किसी के सामने बोलते हुए, और लोग बताते हैं, मैं बताता हूँ भाई मेरी आवाज़ बचपन से ऐसी है, बिल्कुल, और मैंने इस पे काम किया है। मैंने इसी आवाज़ को वीकनेस के बाद स्ट्रेंथ बनाया, स्ट्रेंथ बनाया और आपने, अल्लाह ताला ने करवाया, बिल्कुल, माँ बाप की दुआओं ने करवाया। और मैं अमूमन अपने अब्बू की ये बात ज़रूर कोट करूँगा कि मैं जब भी ये कहता हूँ कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे अब्बू हमेशा टोक के कहते हैं तुमने नहीं किया, अल्लाह ताला ने करवाया। अल्लाह ने जो करवाया, आपकी स्पिरिचुअल वाली बात है, मैं उससे कनेक्ट बिल्कुल, करूँगा ये आखिरी बात करके, कि मैं अमूमन आप लोगों को भी कहूँगा अगर आप लोग ये आदत डाल सकते हैं, और मेरे अब्बू की बहुत अच्छी आदत है, और मैं कोशिश करता हूँ उसको अपनाऊँ कि मेरे मुँह से कभी मैं निकल जाता है, और बहुत हुँ, सारे इंटरव्यूज़ में निकला है। बट मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं क्यों बोल देता हूँ ये बात, और अब्बू सही कहते हैं कि जी, हमेशा ये बोलना चाहिए अल्लाह ताला ने करवाया, बिल्कुल, बट जैसे अल्लाह आपने ताला कहा के फजलो करम से ये हुआ। बिल्कुल, कि एहसास की बात है, अगर आपकी नीयत एहसास है की तो बात। अल्लाह इंशाल्लाह जी, वो करवा भी देगा। जी, और वाक़ई ही अल्लाह का करम है, हम हमेशा पेरेंटिंग के अपने सेशंस में भी यही कहते हैं कि पालने वाला अल्लाह ताला है। हमें अल्लाह ताला ने जो बच्चा दिया है, हम उसके ऊपर जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारी एक जॉब है, एक ड्यूटी है
लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करके उसके बाद उस पे एंग्ज़ायटी नहीं शो करनी चाहिए, बच्चे के से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि असल पालने वाला, उस बच्चे को पैदा करने वाला और उसका फ्यूचर बनाने वाला वो अल्लाह ताला ही है। बिल्कुल ऐसे तो बेशक ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगर हम सबके अंदर आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर की। आई थिंक थैंक यू। आपसे टेक्निकल बातें और प्रोफेशनल बातें तो बहुत से लोग सुनते ही हाँ, रहते हाँ, होंगे। बिल्कुल। तो पर्पज़ ये होता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक पूरा मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सिस्टम चल रहा होता है। पेरेंट्स हैं, फैमिली है जो उसको स्ट्रेंथ दे रही होती है, उसकी दुआएँ कर रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें साथ लेके चलना है। हमेशा जो है ना अपना, क्योंकि ये सब चीज़ें इनविज़िबल हैं, सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ सामने नज़र आ रही है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि आपके जो वालिदैन हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनकी दुआएँ भी इम्पोर्टेंट हैं, उनकी गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। आपके जो उस्ताद और मेंटोर्स हैं ज़िंदगी में, जैसे आपने इतने प्यार बिल्कुल। से उनका ज़िक्र किया, तो ये लोग भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें शेप करने में ये कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं। इनविजिबल हैंड्स उनके होते हैं। बच्चे हमें जो खुशी देते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं, कई काम जो है ना हम बच्चों के मोटिवेशन में करते हैं कि इनके लिए ये कर जाऊँ, इनके लिए ये बन जाऊँ। तो वो बच्चे जो खुशी और जो आपको ज़िंदगी में एक जो आपकी फुलफिलमेंट ला रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें अपनी फैमिली, अपना अपना जो स्पिरिचुअल लाइफ है, अपने फ्रेंड्स, अपने कम्युनिटी, हर चीज़ को साथ लेके चलना है। और तुफैल भाई की जर्नी से आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आई थिंक प्रूव हो गई कि ये सारे जो है हमें होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर अपनी काम करना है। थैंक यू तुफैल भाई फॉर शेयरिंग योर जर्नी। थैंक यू। आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आई थिंक सब हमारे जो नाजरीन हैं, जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर से, उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी अपने बच्चों को गाइड करने में। और आई होप कि आपको भी फिर बहुत सारी कॉल्स आएँगी और आप मज़ीद मसरूफ़ हो जाएँगे थैंक यू, ताकि थैंक बच्चों यू को जी, आप थैंक यू, मज़ीद थैंक जो यू। है अच्छी बातें बता सकें और उनकी जो नाज़ुक मरहले होते हैं उनकी लाइफ़ के, उसमें उनको गाइड कर सकें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। खुद ही टॉक्स की पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।